Hello friends, welcome back to the Justice Junction. In today's video, we are going to discuss about Uniform Civil Code. क्या आपने कभी सोचा है शादी, तलाक और अन्य महत्वपूर्ण कानूनों पर सभी को एक ही नियम का पालन क्यों करना चाहिए? क्या आपको लगता है सभी के लिए समान कानून होना उचित है, चाहे वो कहाँ से आए हैं और क्या मानते हैं? क्या आपको लगता है कि विवाह और विरासत जैसे विषयों पर अलग अलग नियम होना ठीक है? चलिए बात करते हैं क्यों लोग इसे बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और क्यों कुछ लोग इसे समस्या मानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज यूनिफॉर्मिटी, समानता। इन सिंपल वर्ड्स इट रेफर्स टू द थिंग्स बीइंग द सेम और सिमिलर अक्रॉस द डिफरेंट सिचुएशंस, प्लेसेस और ग्रुप्स। मतलब विभिन्न परिस्थितियों में, स्थानों व समूहों में चीजों का एक समान होना। When something is uniform, it follows the standard pattern or set of rules, ensuring that there is no significant variation or discrepancy. For example, uniformity in school dress codes means students wearing in the same type of clothing. उसी प्रकार से uniformity in rules or regulation ensures that they are applied evenly to everyone, promoting fairness and equity. इंडिया में सारे लॉज एक साथ अप्लाई किए जाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट एंड आईपीसी। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें इंडियन लॉ को इक्वली सभी सिटीजन्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है। अब बात आती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। क्या है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड? ए यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ लीगल कंसेप्ट दैट proposes a single set of laws to govern personal matters such as marriage, divorce, inheritance, and adoption for all the citizens regardless of their religion, ethnicity or other characteristics. यूसीसी का मुख्य लक्ष्य है प्रमोट करना यूनिफॉर्मिटी, इक्वालिटी एंड सेक्युलरिज्म कंट्री के लीगल सिस्टम में और एलिमिनेट करना उन सभी सेपरेट लॉज को जो बेस्ड हैं किसी भी रिलीजियस और कल्चरल प्रैक्टिसेस पे। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा? क्या फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? ना मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। आर्टिकल 29 राइट टू कल्चर एक फंडामेंटल राइट है। इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान ना आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाया। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? इसके बाद हम जानेंगे हिस्ट्री क्या रही है पर्सनल लॉ की इंडिया में। आफ्टर दैट व्हाट इज द पॉलिसी बिहाइंड यूसीसी। इसके बाद हम जानेंगे हमें क्यों जरूरत है यूसीसी की। इसके साथ हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज। आफ्टर दैट व्हाट इज द प्रोज एंड कॉन्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग यूसीसी। यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता समाज में धार्मिक और सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए है और इससे व्यक्तिगत और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया जाता है। आगे बढ़ते हुए हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। A uniform civil code is a proposal to create a single set of laws governing personal matters such as marriage, divorce, inheritance, and adoption for all the citizens, regardless of their religion. It aims to promote equality and secularism by eliminating religious laws governing civil matters. Implementing a UCC in a diverse country like India has been a topic of debate due to concerns about culture and religious sensitivities. यूसीसी एक प्रस्ताव है जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों पर एक ही कानूनी ढांचा बनाना है, बिना किसी धर्म के प्रभाव के। इसका उद्देश्य समानता, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना है, धार्मिक विधियों को नागरिक विवादों पर नियंत्रित करके। अब बात करते हैं आर्टिकल 44 की। यूसीसी ये एक ऐसा लॉ है जो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी सभी के लिए एक समान लॉ लाने की बात करता है।
हमारा देश जहाँ पे 110 करोड़ हिंदू हैं, 20 करोड़ मुस्लिम, 4 करोड़ क्रिश्चियन और 3 करोड़ सिख हैं। ऐसे में यूनिफॉर्म पर्सनल कोड लाना इतना आसान होगा? इंडिपेंडेंस के टाइम पर हिंदूज ही मेजॉरिटी में थे। क्या ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आना इतना आसान था? जब नई आज़ादी मिली, नया नया पार्टीशन हुआ, सब कुछ नया, इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी हिंदू पर्सनल कोड को पास किया गया। 1955 में हिंदू पर्सनल कोड का यूनिफॉर्म कोडिफिकेशन हो गया था। अब बात आती है ये कैसे पॉसिबल हुआ। आज के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट का मानना है किसी भी बिल को पास करने के लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कंसल्टेशन करना चाहिए, उनका फीडबैक लेना चाहिए, परंतु 1955 में ऐसा कोई रूल नहीं था। 1950s में क्या हुआ, इलेक्शन लड़े गए। इलेक्शन में बोला गया अगर हम जीतेंगे तो हिंदू कोड बिल को पास कर दिया जाए। इस तरह वो इलेक्शन को जीत गए और हिंदू कोड बिल को पास कर दिया गया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द हिस्ट्री बिहाइंड पर्सनल लॉज इन इंडिया। इसको हम हिंदूज, मुस्लिम और ब्रिटिशर्स के प्रोस्पेक्टिव से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदूज की, जो फॉलो करते थे शास्त्र को, जिसका इंटरप्रिटेशन करते थे पंडित और जिसको एग्जीक्यूट करवाते थे राजा। इसके साथ मुस्लिम्स फॉलो करते थे शरिया लॉ, जिसका इंटरप्रिटेशन काजी करते थे और नवाब लागू करवाते थे। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी पिक्चर में आई, जिन्होंने लागू करवाया इंग्लिश कॉमन लॉ और कोर्ट्स को एस्टैब्लिश करवाया गया। जब बात इंडियन सब्जेक्ट्स के डिस्प्यूट्स को फॉलो करने की आई तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आया कौन से लॉ को फॉलो किया जाए। उस टाइम पर ब्राह्मण्स और काजी दोनों को ही शास्त्र और शरिया लॉ को फॉलो करने के लिए बुलाया जाता। फिर 1862 तक भारत में कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया। इसके साथ अलग अलग रिलीजियस लॉ भी बनने लग गए थे, जैसे हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937, हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट 1929। सिमिलरली मुस्लिम लॉज को भी कोडिफाई किया गया, जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। इन सिंपल टर्म्स आप ये समझिए कि जब तक 1946 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप हुई थी, ये सब प्रोग्रेस किया गया था। अब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 कैसे आया। जब ड्राफ्टिंग कमेटी बैठी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्रयास किया गया और उस पर काफ़ी डिबेट की गई। ड्राफ्ट में यूसीसी आर्टिकल 35 में डाला गया। चर्चा के दौरान मोहम्मद इस्माइल ने आर्टिकल 35 में एक प्रोवाइजो ऐड करने के लिए कहा, जो बोलता है किसी भी ग्रुप, सेक्शन और कम्युनिटी के ऊपर अपना पर्सनल लॉ गिव अप करने का कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए। कुछ मेंबर्स का कहना था कि यूसीसी को फंडामेंटल राइट्स का पार्ट होना चाहिए, जबकि कुछ ने इसको अपोज किया। फाइनली 5:4 की मेजॉरिटी से ये डिसाइड किया गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर रखा जाएगा। जब कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ तो यूसीसी को आर्टिकल 44 में कवर किया गया। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से एरियाज़ हैं जिसमें हमें यूनिफॉर्मिटी चाहिए। मैरिज एंड डाइवोर्स लॉज। आज के टाइम पे अलग अलग धार्मिक समुदाय अपने अपने शादी, तलाक और उससे जुड़े मामलों में अपने अपने कानूनों को फॉलो करते हैं, जबकि यूसीसी ये सुनिश्चित करना चाहेगा कि शादी और तलाक पर एक जैसा कानून लागू हो और धार्मिक एफिलिएशन के बिना सबको बराबर हक और कंसिस्टेंसी मिले। इसके बाद बात आती है इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन लॉ की। विरासत के कानून अलग अलग समुदायों में भिन्न होते हैं। एक यूसीसी इन कानूनों को स्टैंडर्डाइज करना चाहेगा ताकि सब नागरिकों को विरासत में बराबर अधिकार मिले, धर्म या सांस्कृतिक बैकग्राउंड के बिना। इसके अलावा अब हम बात करते हैं अडॉप्शन और गार्जियनशिप की। अडॉप्शन और गार्जियनशिप के कानून भी धर्म और रिवाजों और पर्सनल लॉज पर अलग अलग बनाए गए हैं। एक यूसीसी अडॉप्शन और गार्जियनशिप के प्रोसीजर पर एक जैसा नियम बनाना चाहेगा, फेयरनेस और क्लैरिटी को बढ़ावा देते हुए। सिमिलरली इन प्रॉपर्टी राइट्स, अक्सर पर्सनल लॉज के अंतर्गत मर्द और औरत के प्रॉपर्टी राइट्स अलग अलग होते हैं। यूसीसी लागू होने पर सभी व्यक्तियों को
लिंग या धर्म के बिना बराबर संपत्ति के अधिकार मिलेंगे। ऐसे ही बात आती है मेंटेनेंस और एलिमनी की। मेंटेनेंस और एलिमनी के कानून अलग अलग धार्मिक समुदायों में भिन्न होते हैं। एक यूसीसी मेंटेनेंस और एलिमनी के निर्धारण के लिए एक जैसी गाइडलाइंस स्थापित करना चाहेगा, ऐसे मामलों में फेयरनेस और कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए। सिमिलरली इन कस्टडी ऑफ चिल्ड्रंस, परवरिश के कानून अलग अलग धार्मिक समुदायों के पर्सनल लॉज के आधार पर अलग अलग होते हैं। एक यूसीसी बच्चों की कस्टडी के कानून को स्टैंडर्डाइज करना चाहेगा, बच्चे के बेहतरीन हित को प्राथमिकता देते हुए और कस्टडी के अरेंजमेंट्स में यूनिफॉर्मिटी को इंश्योर करते हुए। अब हम डिस्कस करेंगे पर्पस क्या है यूसीसी का। इसका मेन पर्पस है रिमूव कर देना उस लॉ को जो डिस्क्रिमिनेटरी है, जो डेरोगेटरी है, जो बिना किसी लॉ और लॉजिक के साफ साफ गलत है। इसका मुख्य उद्देश्य समानता, न्याय और सामर्थ्य को बढ़ावा देना, चाहे कोई भी धर्म या संस्कृति हो। अब हम बात करेंगे पर्सनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में सुप्रीम कौन है, और क्या सुप्रीम कोर्ट पर्सनल लॉज में इंटरफेयर कर सकती है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पर्सनल लॉ के इम्पोर्टेंट केसेस को देखना पड़ेगा। अगर हम इंडियन लीगल हिस्ट्री की शुरुआत के कुछ इम्पोर्टेंट केसेस देखें तो एक इम्पोर्टेंट केस है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस नरसू अप्पा 1952, जिसमें एक आदमी को 2 बार शादियां करने के लिए पनिश किया गया था। कन्विक्ट का कहना था कि जो ये लॉ है ये मेरे धर्म के विरुद्ध है, क्योंकि मेरे को फर्स्ट वाइफ से कोई भी सन नहीं था और मेरे धर्म के हिसाब से अगर मेरे लास्ट राइट्स को कोई परफॉर्म ना करे तो मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। हिंदू रिलीजन तब के टाइम पे कहता था अगर फर्स्ट वाइफ से लड़का नहीं होता है तो आप दूसरी शादी कर सकते हो। सारे आर्ग्यूमेंट्स को कोर्ट ने खारिज कर दिया और एक्ट को वैलिड डिक्लेयर किया और उस इंसान को बाइगेमी के लिए पनिश किया। इसी पॉइंट पे मुस्लिम लॉ के भी सेम केसेस देखते हैं। इस पॉइंट पे इम्पोर्टेंट केस है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम केस। इस केस में शाह बानो को 40 साल की शादी और 5 बच्चों के बाद तलाक दिया गया था। सीआरपीसी सेक्शन 125 अंडर इंडियन लॉ राइट टू मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है। शाह बानो ने भी राइट टू मेंटेनेंस सेक्शन 125 के अंडर फाइल किया। उसके हस्बैंड ने मेंटेनेंस के अगेंस्ट अपील फाइल कर दी। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने क्लियरली ये कहा मुस्लिम वुमेन्स आर एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी। साथ में कहा अगर आर्टिकल 44 आ जाता है तो वो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए काम करेगा और कन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज पर बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। इस जजमेंट को तब की गवर्नमेंट ने मुस्लिम एक्ट पास करके ओवरट्यून्ड कर दिया, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 पास करके। ये एक्ट कहता है मुस्लिम वुमेन सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर प्रोटेक्शन क्लेम नहीं कर सकती, वो सीआरपीसी के अंदर मेंटेनेंस को डिमांड नहीं कर सकती। अगर हम रिसेंट टाइम की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट केस है शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में शायरा बानो के पति ने तलाक के बिद्दत प्रोनाउंस करके उनको तलाक दिया, जिसके अगेंस्ट शायरा बानो ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की और मुस्लिम लॉ की 3 प्रैक्टिसेस को चैलेंज किया, निकाह हलाला, पॉलीगेमी और तलाक के बिद्दत, ये कहते हुए कि ये 3 प्रैक्टिसेस डिस्क्रिमिनेटरी और डेरोगेटरी हैं, जिसके अगेंस्ट ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड का कहना ये था कि मुस्लिम लॉ कोडिफाइड नहीं है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, मतलब उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। मुस्लिम पर्सनल लॉ को आप कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज नहीं कर सकते। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 3=2 की मेजोरिटी से ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, क्योंकि वो एसेंशियल रिलीजियस फैक्टर नहीं है, और साथ में कहा अगर निकाह हलाला और पॉलीगेमी को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना है तो इसकी रियल अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास है। अब बात करते हैं 2023 की। मार्च में जब सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दर्ज हुआ यूसीसी को पास करवाने के लिए, तब कोर्ट ने ये कहा यूसीसी को इनेक्ट कराने के लिए कोर्ट एक गलत फॉर्म है, इस पर लॉ पार्लियामेंट ही बना सकता है। इस बात पर नरेंद्र मोदी ने ये कहा इंडिया में यूसीसी की जरूरत है, और हमेशा से ही बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रॉमिस किया गया है। इसके साथ 22nd लॉ कमीशन में पब्लिक,
और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से व्यूज मांगे। परंतु इससे पहले वाली 21st लॉ कमीशन ने 2018 में यूसीसी को एग्जामिन किया था और स्टेक होल्डर से उनके व्यूज भी मंगवाए थे। फिर रिपोर्ट में यूसीसी को इस स्टेज पर नॉट नेसेसरी और नॉट डिजायरेबल बोला। 21st लॉ कमीशन ने बहुत सारी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को हाईलाइट किया, जैसे कि हिंदू मैरिज में मैरिज को होली सैक्रेमेंट माना जाता है, जबकि क्रिश्चियन लॉ में डाइवोर्स को स्टिग्मेटाइज माना जाता है और मुस्लिम लॉ में मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है और पारसी लॉ में रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक वाइटल रिचुअल है। इन सभी चीज़ों को रिस्पेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है और किसी एक रिलीजन को दूसरे में इम्पोज नहीं किया जा सकता। और अगर यूसीसी पर कंसेंसस नहीं आता है, आगे बढ़ने का यही रास्ता है कि पर्सनल लॉ में चेंजेस किए जाएं। साथ में ये इंश्योर किया जाए फंडामेंटल लॉज पर्सनल लॉज से कॉन्ट्राडिक्ट ना करें। साथ में ये भी सजेस्ट किया कि यूसीसी लाने की बजाय हम पर्सनल लॉ में चेंजेस लाकर जेंडर जस्ट बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे यूसीसी के क्या क्या प्रोज हैं, क्या क्या कॉन्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्स क्या क्या हैं यूसीसी लाने के। सबसे पहले हम बात करेंगे कल्चरल और रिलीजियस सेंसिटिविटीज़ की। यूसीसी लागू करने से सामुदायिक और धार्मिक भावनाओं को नुकसान हो सकता है। लोग मानते हैं कि हर समुदाय की अलग संस्कृति और धरोहर है और एक यूनिफॉर्म सिविल कोड उन्हें नज़रअंदाज कर सकता है। सिमिलरली जेंडर इक्वलिटी कंसर्न। जेंडर इक्वलिटी के चर्चाकर्ता कहते हैं कि यूसीसी व्यक्तिगत कानून में जाति भेद से मुक्ति देकर जेंडर समानता को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन विरोधकर्ता चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यूनिफॉर्म कोड मौजूदगी जेंडर असमानता को नज़रअंदाज कर सकता है या फिर उसे बरकरार रख सकता है। सिमिलरली थ्रेट टू माइनॉरिटी राइट्स। यूसीसी के विरोध में एक मुद्दा ये भी है कि ये धार्मिक समुदाय के अधिकारियों को खतरे में डाल सकता है। लोग मानते हैं कि जब एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाता है तो वो छोटे समुदाय के साथियों को धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारियों को दबा सकता है। उनका कहना है कि समुदायों के लोग अपनी पहचान और परंपराओं को बचाना चाहते हैं और यूसीसी उन्हें उन अधिकारों से वंचित कर सकता है। यूसीसी के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि ये सब लोगों के बीच में एकमति नहीं है, लैक ऑफ कंसेंसस। लोग समझते हैं कि अलग अलग समुदायों में समान अनुभव नहीं है और एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए सब लोगों के बीच में सहमति होना जरूरी है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सामान्य राय नहीं बनी है, इसलिए इस पर अभी तक अमल होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का एक बड़ा सवाल है लीगल कॉम्प्लेक्सिटी और विरोध से जुड़ा हुआ। इसमें कुछ लोगों को लगता है कि यूनिफॉर्म सेट ऑफ लॉज बनाने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी। साथ ही कई समुदाय और धार्मिक संस्थाएं इस पर विरोध कर सकती हैं, जिससे इसको इम्प्लीमेंट करने में मुश्किल हो सकती है। Along with that, UCC also faced enforcement challenges. किसी कानून को लागू करना और उसका पालन करना आसान नहीं होता। कई बार लोगों में इसको लेकर समझौता नहीं होता और सामुदायिक विरोध भी आता है। इसके अलावा अलग अलग धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं को समेटने का काम भी मुश्किल हो सकता है। ये सभी चैलेंजेस यूसीसी को लागू होने में रुकावट बन सकते हैं। यूसीसी लागू करने के कई नुकसान हैं। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक पहचान की खिलाफत हो सकती है। लोगों में इसको लेकर समझौता नहीं होता और एनफोर्समेंट में चैलेंजेस भी होते हैं। अलग अलग समुदायों के लोग इसको अपनी संस्कृति और परंपराओं को नुकसान पहुंचाने वाला मानते हैं। इसके अलावा ये जेंडर असमानता को बढ़ा सकता है और समाज में आपराधिक विरोध भी पैदा कर सकता है। ओवरऑल यूसीसी के लागू होने के समय कई प्रश्नों का ध्यान रखना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं प्रोज ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से सभी नागरिकों के लिए एक समान सेट कानून होगा जो उनकी व्यक्तिगत मामलों में एकता लाएगा। ये कानून सभी समुदायों के लिए लागू होगा, धार्मिक भेदभाव को कम करके समाज में एकता और सामान्य को बढ़ावा देगा। यूसीसी के तहत जेंडर समानता और इंसाफ को बढ़ावा मिल सकता है और लोगों को अधिक सामाजिक
सुरक्षा का अनुभव हो सकता है। इससे अलग अलग धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं को समेटने में मदद मिलेगी और देश के एकीकरण में सहायक होता है। यूसीसी लागू करने से समाज में एक समान और निसंदेह प्रणाली बन सकती है, जो सभी नागरिकों को समान अधिकारों और जिम्मेदारियों को अनुभव करने में मदद करती है। आइए ऐसे कुछ पॉइंट्स पर चर्चा करें। यूसीसी लागू करने से समानाधिकार और असमानता को दूर करने का अवसर मिलता है। इसके तहत सभी नागरिकों के लिए समान सेट कानून होगा, जिससे किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म, जाति या समुदाय के आधार पर भेदभाव ना हो। ये समानता और नॉन डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देता है, जिससे हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले और उनका सम्मान किया जाए, बिना किसी प्रकार के भावनात्मक या जातिवाद के। यूसीसी के माध्यम से लोगों को इंसाफ और समानाधिकार की भावना का अनुभव होता है, जिससे समाज में एक समृद्ध और सहायक वातावरण बनता है। सिमिलरली, इट प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन। यूसीसी के प्रति समर्थकों का कहना है कि ये देश में एकीकरण को बढ़ावा देगा। जब सभी नागरिकों के लिए एक ही सेट कानून होगा तो समाज में एकता और समानता बढ़ेगी। अलग अलग धार्मिक या सांस्कृतिक प्रथाओं से मुक्ति मिलने से लोगों में भाईचारा बढ़ेगा। ये एक तरह से देश के विभिन्न समुदायों को एक समान मूल्य और नीतियों के साथ जोड़ने का साधन है। इससे देश में राष्ट्रीय एकता और भाईचारे को बढ़ावा मिलता है, जो कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सिमिलरली, इट गिव्स सिंप्लीफिकेशन एंड क्लैरिटी। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के एक मुख्य फायदा है उसका सरलीकरण और स्पष्टीकरण। इससे नागरिकों को अपने व्यक्तिगत मामलों में साफ और सरल नियमों को लाभ मिलता है, जिससे उसको समझना और पालन करना आसान हो जाता है। यूसीसी के तहत अलग अलग धार्मिक और सांस्कृतिक कानून की जगह एक ही सेट कानून होता है, जो लोगों को कंफ्यूजन और कॉम्प्लेक्सिटी से बचाता है। इससे नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों को सही समझ मिलती है और व्यवहारिक जिंदगी में सुविधा और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। सिमिलरली, वुमेन्स राइट एंड एम्पावरमेंट। यूसीसी लागू करने से महिलाओं के अधिकारों और उनकी शक्ति में वृद्धि हो सकती है। आजकल अलग अलग धार्मिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत महिलाओं को आधिकारिक तौर पर अन्याय और समानता का सामना करना पड़ता है। यूसीसी के तहत सभी नागरिकों के लिए एक समान सेट कानून होगा, जिससे महिलाओं को भी समान अधिकार और सुरक्षा मिलेगी। इससे व्यक्तिगत कानूनों से जो महिलाओं पर अन्याय होता है वो खत्म हो सकता है और उनको अधिक स्वतंत्रता और सम्मान मिल सकता है। यूसीसी महिलाओं को समाज में एक मुख्य स्थान प्रदान कर सकता है और उन्हें एक अधिक समानता से भरा माहौल देने में मदद कर सकता है। ओवरऑल, यूसीसी महिलाओं के अधिकारों को बढ़ाने में और उन्हें समाज में मजबूती प्रदान करने में एक कदम हो सकता है। Along with that, it promotes secularism and state neutrality. यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके देश में धर्मनिरपेक्षता को बढ़ाया जा सकता है। यूसीसी के तहत सभी नागरिकों को एक समान सेट कानून का लाभ मिलता है, जो उनके व्यक्तिगत मामलों में धर्म या संप्रदाय के आधार पर नहीं होता। इससे देश की सरकार को धार्मिक भेदभाव से दूर और नेतृत्व से काम करने के अवसर मिलते हैं। धार्मिक प्रथाओं या संस्कृति के आधार पर नहीं, बल्कि समान कानून के तहत समाज को व्यवस्थित और समन्वित बनाने की दिशा में एक कदम उठाया जा सकता है, जो कि देश के एकीकरण और सामाजिक एकता को मजबूती देता है। इसके अलावा यूसीसी लीगल सर्टेनिटी और कंसिस्टेंसी में भी मददगार है। यूसीसी लागू करने से कानून में नियमन और एकता आती है। जब सभी नागरिकों के लिए एक ही सेट कानून होता है तो लोगों को अपनी हकीकत को समझना और अपने अधिकारों का उपयोग करना आसान हो जाता है। यूसीसी के माध्यम से समान नियमों और व्यवस्थाओं का अनुभव होता है, जो लोगों को कानून को समझने और उसका पालन करने में मदद करता है। इससे समाज में न्याय और समानता की भावना भी बढ़ती है और समृद्ध और इंसाफपूर्ण समाज की दिशा में कदम बढ़ाता है। आखिर में हम यही कहेंगे, यूसीसी लागू करने से समाज में एकता और समन्वय बढ़ेगा
ये सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत मामलों में इंसाफ और समान अधिकारों को अनुभव करवाता है। यूसीसी के तहत जेंडर समानता और धार्मिक भेदभाव को कम करके देश की सामाजिक सुधार और समृद्धि को बढ़ावा मिल सकता है। That's it for today. Thank you for joining us today to learn about Uniform Civil Code. If you have any query, you can contact me on monica.k.advocate@gmail.com. And if you found this video informative, don't forget to like, share and subscribe for more educational content. Stay informed, stay engaged and stay tuned.